दोस्तों जय हिंद। भारत का भूगोल विषय के अंतर्गत हमारे 10 वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और आज का जो 11वां भाग हो रहा है इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं भारत की भौतिक स्थिति। अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है और इसमें मैं आप लोगों को ऐसी रुचिकर जानकारी बताने जा रहा हूं जो आप लोगों ने सिंगल लाइन फैक्ट के रूप में ल्यूसेंट वगैरह में कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ी होगी, लेकिन आज हम लोग इसे मानचित्र में देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो के माध्यम से या पिछले जो लेक्चर हुए हैं उनके माध्यम से अभी तक हम लोगों ने भारत के इस मानचित्र को अच्छे तरीके से देखा है, जिसमें मैंने आप लोगों को भारत के बारे में बताया, भारत का सारा सामान्य परिचय बताया। मैंने आप लोगों को भारत की स्थिति बताई कि एशिया में भारत की क्या स्थिति है, विश्व के संदर्भ में हम लोगों ने कुछ जानकारी देखी है। फिर हम लोगों ने भारत की जो जानकारी देखी है वो देखी है इस तरह से कि भारत के कौन कौन से ऐसे पड़ोसी देश हो रहे हैं जो भारत के एकदम निकटवर्ती हैं, भारत से लगे हुए हैं। फिर भारत की स्थलीय सीमा, जलीय सीमा से संबंधित हम लोगों ने प्रश्न देखे हैं। राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों की क्या भूमिका है ये मैंने आप लोगों को बताकर रखी है। साथ ही साथ भारत के दक्षिण में हम लोगों को जो महासागरीय क्षेत्र देखने को मिलता है उसके बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी दी है। महासागरीय क्षेत्र में फिर जब हम देखते हैं समुद्र होते हैं दोनों तरफ, इस तरफ होता है बंगाल की खाड़ी जिसे बे ऑफ बंगाल बोला जाता है, इस तरफ अरेबियन सी जिसे अरब सागर के रूप में जानते हैं। इस हर प्रकार की जानकारी को देखते हुए 10 वीडियो के माध्यम से इंडिया का जितना भी बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है, बेसिक जितनी भी इसकी इंफॉर्मेशन होती है वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब हम लोग आ रहे हैं, आज से जो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं वो हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग कह सकते हैं जो जियोमॉर्फिक रीजन्स होते हैं, जो भारत का एक भौतिक क्षेत्र जो होते हैं। भौतिक क्षेत्र मतलब जैसे कहाँ कहाँ पर हमारे यहाँ पठार हैं, कहाँ पहाड़ हैं, कहाँ नदियाँ हैं, मतलब पूरी तरीके से जो हम लोगों को वातावरण में आसपास जो मौजूद चीज़ें देखने को मिलती हैं उनके बारे में चर्चा हम लोग करने वाले हैं। जैसे थोड़ा सा आसान करने के लिए अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, भारत के मानचित्र की है अगर हम लोग बात करें तो 2 तरह के मानचित्र होते हैं, आप सभी लोगों ने सुना होगा। एक होता है पॉलिटिकल मैप और एक होता है फिजिकल मैप। दोनों मैप अलग अलग होते हैं। एक होता है पॉलिटिकल जिसे हम लोग राजनीतिक मानचित्र भी कहते हैं, पॉलिटिकल मैप को, और एक होता है फिजिकल मैप या फिजिकली मैप जिसे हम लोग भौतिक मानचित्र के रूप में जानते हैं। अगर हम लोग बात करें पॉलिटिकल मैप की तो पॉलिटिकल मैप कैसा रहता है, पृथ्वी जो है, पृथ्वी के ऊपर हम लोगों को भारत देश कुछ इस तरह से ये ऐसी आकृति लिए हुए है और मनुष्य के द्वारा कुछ इस तरह से ये ऐसी सीमाएं निर्धारित करी है। ये राजनीतिज्ञ लोगों के द्वारा करी गई हैं या अलग अलग देश की जो भी राजनीतिक व्यवस्था है उसके अनुरूप यहाँ पर ये सीमा रेखाएं बनाई गई हैं। कितने राज्य होने चाहिए, कितने केंद्र शासित प्रदेश होने चाहिए, इसे बोला जाता है राजनीतिक मानचित्र यानी कि पॉलिटिकल मैप। वहीं पर अगर हम लोग बात करें, ये स्थिति बिल्कुल ऐसी ही है, लेकिन क्या प्रकृति ने हम लोगों को ये वाली व्यवस्था सौंप कर दी है? तो नहीं, प्रकृति ने हमें ये व्यवस्था नहीं सौंपी है। प्रकृति ने हम लोगों को कुछ इस तरह से ये व्यवस्था सौंप कर रखी है जिसमें सारी प्राकृतिक चीजें देखने को मिलती हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए, इस तरीके से ये पृथ्वी को अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर क्या आपको अलग अलग कोई सीमा देखने को मिल रही है? नहीं देखने को मिल रही है। सीमाओं का अगर निर्धारण हम कुछ करें भारत की सीमाओं का, तो भारत की सीमा केवल ये यहाँ से कुछ इस तरह से ये ऐसी दक्षिण में प्रतीत हो रही हैं, ये ऐसी होती हुई आप लोगों को केवल इतनी सीमा दिखाई दे रही है जो कि समुद्र से स्पर्श हो रही है। उसके अलावा कहीं पर इंडिया की सीमा सेपरेट हो रही है क्या किसी से? नहीं हो रही है। तो ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है हमारा भौतिक मानचित्र। इस भौतिक मानचित्र में हम लोगों को अलग अलग जगह अलग अलग चीजें पढ़नी रहती हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा भारत की राजनीतिक व्यवस्था ने किस तरह से सीमाओं का वर्गीकरण करा है, किस तरीके से सीमाएं बांटी गई हैं, और यहाँ पर हम लोगों ने एक इंडिया को एक इस तरह से, एक हम लोग कह सकते हैं मोटे तौर पर इस तरह से एक मानचित्र हम लोगों ने इंडिया को यहाँ देकर रखा है। ठीक इस तरह से कुछ ऐसा आप लोग यहाँ पर ये बना सकते हो। ये वाली सीमाएं प्रकृति ने हमें नहीं दी है, ये तो मनुष्य की देन है, मनुष्य के द्वारा बनाई गई ये सीमा है, ऐसा हम लोग ये कह सकते हैं। कुछ इस तरह से ये हम लोगों को इंडिया देखने को मिल रहा है। तो अभी जो हम लोगों के टॉपिक की स्टार्टिंग हो रही है, जो शुरुआत हो रही है, वो हो रही है भौतिक से, जिसे हम लोग कहते हैं जियोमॉर्फिक रीजन, या फिर हम लोग कह सकते हैं इंडिया का फिजिकली स्ट्रक्चर जो हो रहा है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। भौतिक जो भी विशेषता होती हैं
उसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो अभी इसके ऊपर हम लोगों को ध्यान देना है। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक की अब शुरुआत होने वाली है, क्योंकि इसमें आप जानेंगे कहां पर कौन सा पर्वत है, कहां पर कौन सी पर्वत श्रृंखला है। इंडिया के बारे में जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि क्या कारण था ऐसा, जो देवी देवताओं को भी यहीं पर जन्म लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो यहां पर मैंने आप लोगों को बताया हर प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है यहां पर। इस भारत देश में, इस हिंदुस्तान की भूमि में, विश्व में जितनी भी चीजें हैं उनका सबका संयोग मिलता है, या कहते हैं सम्मिश्रण देखने को मिलता है। जैसे अगर हम लोग बात करें पूरे विश्व आधार पर, कई सारे देश ऐसे हैं जो पूरी तरह से बर्फीले हैं, कई सारे देश ऐसे हैं जो पूरी तरीके से गर्म है, जहां पर रेत ही रेत देखने को मिलती है, कई सारे देश ऐसे हैं जो कि समुद्र के बीच में हैं, और कई सारे देश ऐसे हैं जिनको समुद्र के नामो निशान तक आसपास देखने को नहीं मिलते हैं। कहीं पर खूब अत्यधिक हम लोगों को जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती कई सारे देशों में। कई सारे देशों में हम लोगों को बहुत स्वच्छ जल की झीलें देखने को मिलती हैं, ऊंची ऊंची झीलें, नीची झीलें देखने को मिलती हैं, जीव जंतुओं के विभिन्न प्रजातियां देखने को मिलती है, लेकिन ये हर देश में उपलब्ध नहीं है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां पर कोई भी चीज रेयर नहीं है, भारत में हर चीज है। भारत के पास में अगर हम लोग बात करें, अमेरिकन कंट्रीज में हम लोगों को देखने को मिलती है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला अगर जानी जा रही है रॉकी के रूप में, विश्व की दूसरी लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज के रूप में जानी जा रही है। तो एशिया में हम लोगों को देखने को मिल रही है विश्व की तीसरी लंबी पर्वत श्रृंखला, जो कि इंडिया से होते हुए गुजर रही है। तो इंडिया के पास में है, इंडिया के लिए कोई रेयर चीज नहीं है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला के रूप में हिमालय पर्वत श्रृंखला को जाना जा रहा है, भारत में भी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो रही है। ठीक है, विश्व के बड़े मरुस्थलों में, बड़े डेजर्ट जिसे बोलते हैं, भारत के पास में भी मौजूद है। विश्व की बड़ी नदियों में भारत के पास में भी गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी जैसी बहुत सारी नाना प्रकार की नदियां हैं। विश्व के बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके पास में जैव विविधता है, जीवों में पाई जाने वाली विविधता, वेराइटीज को बोला जाता है जैव विविधता। अलग अलग देशों के पास में, ब्राजील के पास में भी है, इंडोनेशिया के पास में भी है। तो इंडिया के लिए कोई रेयर चीज नहीं है, इंडिया के पास में भी है। बल्कि हम लोग ऐसा जरूर कह सकते हैं कि कई सारी चीजें ऐसी हैं जो केवल और केवल भारत के पास में है, इसके अलावा किसी अन्य देश के पास में नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, चाहे आप फसल कह दो, चाहे आप किसी प्रकार के उत्पाद कह दो, चाहे आप किसी प्रकार के जीव जंतु कह दो, वो केवल भारत के पास में है, दूसरे किसी के पास में भी नहीं है। तो यही बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे इस विषय के अंतर्गत, भूगोल विषय के अंतर्गत आने वाले इस टॉपिक को बहुत ज्यादा रुचिकर बनाती है। तो मुझे ऐसा लगता है आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से इंटरेस्ट के साथ में इस टॉपिक को पढ़ना चाहिए। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक होने वाला है। और इसके बाद में अभी लंबे समय तक हम लोग फिजिकली जितनी भी फिजिकल कंपोनेंट्स जो देखने को मिलते हैं, जिसमें हम लोगों को नदी, झीलें, पर्वत श्रृंखलाएं, ऊंची चोटियां, जनजातियों की फिर विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां, भारत की वन संपदा, भारत की खनिज संपदा, सबके बारे में, भारत की कृषि संपदा, कृषि व्यवस्था, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो अब ये सीरीज की शुरुआत हो गई है, अब आप लोग देखते चलेंगे सारी चीजें, बहुत ही आसानी के साथ में आप लोग समझते भी चले जाएंगे। बस ये है आप लोगों को बढ़िया तरीके से नोट्स बनाते चलना है। चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत कर रहे हैं हम लोग हमारे इस टॉपिक की। और आज से जिस टॉपिक की शुरुआत हो रही है, इस पृथ्वी को छोटा कर दे रहे हैं, आज से जो टॉपिक की शुरुआत हो रही है इसे हम लोग ज्योमॉर्फिक रीजन के रूप में जान सकते हैं, या क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया, या फिजिकली इंडिया हम लोग इसको ऐसा बोल सकते हैं ना। पूरी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं भौतिक वर्गीकरण हम लोगों को भारत का देखना है। तो इस चीज की मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूं, आप लोगों को यहाँ पर देखते हुए चलना है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर मैं टॉपिक का नाम लिख दे रहा हूं। भौतिक क्षेत्र, और कहां का, तो याद रखिए ये क्षेत्र जो हो रहा है, ये पूरा भौतिक क्षेत्र हो रहा है भारत का। ठीक है, अब किसी भी देश में, अब हालांकि मैं हर देश की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया हर देश के पास में जरूरी नहीं है वो चीज उपलब्ध हो जो किसी अन्य देश के पास में उपलब्ध है। मतलब, या इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई संसाधन है, किसी भी प्रकार से कोई भी चीज हो सकती है, एक अच्छा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक एक गैजेट हो सकता है, तो जरूरी तो नहीं कि हर व्यक्ति के पास में हो वो चीज। ठीक उसी प्रकार से जो प्रकृति ने दी हुई है, जो भौतिक आधार पर जो चीजें कई सारे देशों को प्राप्त हुई है, ऐसा जरूरी नहीं कि वो हर देश को प्राप्त हुई है।
तो इसलिए ये लाइन बोलने में जरूर थोड़ा सा गलत लगेगी कि ये हर देश के पास में उपलब्ध है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि प्रकृति के पास में जितने भी प्रकार के फिजिकली कंपोनेंट्स होते हैं या भौतिक हम लोगों को जो भी उत्पाद बोल सकते हैं या भौतिक चीजें, भौतिक तत्व बोल सकते हैं, जितने भी भौतिक तत्व हैं भारत के पास में जरूर मौजूद हैं। देखिए अगर हम लोग बात करें कुछ एक शब्दों की, कुछ एक शब्द आप सुनिए, जैसे इसमें हमें देखने को मिलता है, एक शब्द होता है पठार, ठीक है, एक शब्द होता है मैदान और एक शब्द होता है पर्वत। इसे इंग्लिश में मैं लिख दे रहा हूं। पठार को कह देते हैं हम लोग प्लेट्यू, एक शब्द हो जाता है मैदान जिसे हम लोग कह देते हैं प्लेन, और एक शब्द हो जाता है पर्वत जिसे हम लोग कहते हैं माउंटेन। ये तीन शब्द जैसे मैंने लिख कर रखे। तो जैसे अगर हम लोग बात करें कि क्या नेपाल के पास में पठार हैं, क्या नेपाल के पास में मैदान है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नेपाल के पास में अधिकांश मात्रा में पर्वत ही है। उसके पास में पठार, मैदान जैसी भूमि नहीं देखने को मिलती, रेयर है उन लोगों के लिए। अधिकांश क्षेत्रफल में अगर हम लोग बात करें, भूटान जैसी कंट्री, इनके पास में नहीं है ये चीज़ें, तो ये ध्यान रखना है। लेकिन भारत के पास में हर चीज़ उपलब्ध है, वही चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे इंडिया को हम लोग बड़े आधार पर बांटें, किस तरीके से हम लोग बांट सकते हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। चलिए सबसे पहले इन सारी चीज़ों को मैं एकदम बेसिक से आप लोगों को बता दे रहा हूँ और एकदम आपके जो बेसिक होते हैं वो क्लियर कर रहा हूँ कि क्या चीज़ हो रही है। सबसे पहले देखिए आप जरा यहाँ पर समझिए, तीन शब्द मैंने आप लोगों को जो लिखकर बताए हैं। एक बताया मैंने आप लोगों को, सबसे पहला पर्वत लिख दे रहा हूँ यहाँ पर आप लोगों की जानकारी के लिए, जिसे हम लोग माउंटेन कह दे रहे हैं। एक शब्द हो जाता है पठार जिसे हम लोग प्लेट्यू कह देते हैं, और एक शब्द हो जाता है मैदान जिसे हम लोग प्लेन कह देते हैं। अब ये हर चीज हमारे पास में मौजूद है। कैसे मौजूद है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस तरीके से भारत को इन तीन नामों से ही सबसे पहले तो वर्गीकृत करा जाता है। जैसे भारत का अगर हम लोगों को बड़े आधार पर वर्गीकरण करना है तो तीन भागों में किस तरीके से करेंगे। सबसे पहला इसमें हो जाता है, भारत के वर्गीकरण में पहला जो भाग होता है वो होता है हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र। पहला भाग होता है हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा जो क्षेत्र होता है वो होता है गंगा का मैदानी क्षेत्र, और तीसरा जो भाग होता है इसे कहते हैं प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र। मूल तौर पर भारत को भौतिकी अगर वर्गीकरण करें, भौतिक वर्गीकरण करें तो तीन भागों में हम लोग बांट सकते हैं, हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, गंगा का मैदानी क्षेत्र और प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र। मैं आप लोगों को एकदम बिगिनर समझ रहा हूं, इसलिए हर चीज को एकदम बेसिक से बता रहा हूं। सबसे पहले मैं, सभी लोग जानते होंगे हो सकता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे बच्चे रहते हैं जिन्हें जानकारी नहीं होता, तो उनके लिए मैं कुछ चीजें बता रहा हूं। जैसे हम लोग बात करें लैंड फॉर्म जो होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं भूमि, भूमि को जिस पर हम लोग रहते हैं, चलते हैं, भूमि को उसकी बनावट के आधार पर कई सारे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे आप देखिए, ये मनुष्य का क्या हो गया, मनुष्य का शरीर हो गया, लेकिन हर अंग को एक विशेष पहचान देने के लिए उसका नाम रखा गया। जैसे मान लीजिए ये पूरा का पूरा शरीर मेरा किन किन चीज़ों से बना है, मांसपेशियों से मिलकर बना है, हड्डियों से मिलकर बना है, इसी में रक्त है, इसी में हमें नली देखने को मिल रही है, ठीक है, सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिल रही है, इसी में रोम, बाल, कुछ भी बोल सकते हो, सारी चीज़ें देखने को मिल रही, लेकिन विशेष बनावट के आधार पर अलग नाम दे दिया। जैसे इसे उंगली बोल दिया है, ये सारी क्या हो गया, उंगलियां हो गई। इसे अंगूठा कह दिया है, कोने पर हो रहा है। इसे हम लोगों ने क्या कह दिया, पूरा जो हो रहा है इसे हम लोग कह दिया हाथ कह दिया, इसे कलाई कह दी है। अब ये क्या है, मनुष्य ने तो अलग अलग नाम रखे हैं, काहे के लिए, तो सुविधा के लिए। ठीक उसी प्रकार से भूमि भूमि ही होती है, लेकिन उसके अलग अलग रूप के आधार पर उसके नाम रख दिए गए हैं। जैसे अगर बात करें, भूमि कहीं पर हम लोगों को इस तरह से ये ऐसी उठी हुई दिखी तो है तो भूमि ही, लेकिन मनुष्य इसे क्या कहता है, मनुष्य इसे कहता है पर्वत, पर्वत कह देगा। मनुष्य इसे क्या कह देगा,
पहाड़ भी कह देगा। मनुष्य ने क्या कह दिया, पर्वत कह दिया और पहाड़ भी कह दिया। उसके अलावा फिर इसी की बोलते हैं बाल की खाल निकालते निकालते बहुत सारी चीजें उसने इसमें निकाल दी। जैसे मान लीजिए एक पर्वत ही हो गया, एक पर्वत मैंने आप लोगों के लिए यहां से ऐसे शुरू हुआ, एक पर्वत मैंने और बना दिया। आप लोगों ने ऐसा, हम लोग बचपन में से सीनरी वगैरह बनाते थे तो हम लोग देखते थे, एक पर्वत या पहाड़ ये हो गया, एक पर्वत और पहाड़ ये हो गया, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब इन्हीं पर हम लोग अलग अलग इनके नाम और रख देते हैं इन्हीं के। देखिए जिस तरह हम लोग देख रहे हैं, इस तरह से ये पहाड़ है, पहाड़ का जो ढाल वाला सिरा हो रहा है, ये ढाल नुमा जो एकदम नीचे की ओर आ रहा है, इसे हम लोग क्या कह देते हैं, इसे हम लोग ढाल कह देते हैं, या इसे ही हम लोग ढलान कह देते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कह देते हैं, स्लोप कह देते हैं। ढाल हो गया, ढलान हो गया। इस तरीके से एक पर्वत ये हो गया, एक पर्वत ये हो गया, दो पर्वत दिख रहे हैं, इनके बीच का ये कटोरा नुमा जो आकृति हो रही है, इसे क्या नाम दें, तो ये भी एक आकृति हो गई, अपने आप में एक आकृति हो गई, दो पर्वतों को आपस में जोड़ने वाली हो रही। एक पर्वत का स्लोप, दूसरे पर्वत का स्लोप, दोनों जोड़ रहे हैं आपस में। इसे हम लोगों ने क्या कह दिया, इसे हम लोगों ने कह दिया घाट। घाट कह दो आप, इसे आप घाटी कह दो। इंग्लिश में से क्या कह दोगे, वैली कह दोगे, यही चीज हो जाएगी। यहां पर आप पर्वत देख रहे हो, पर्वत का जो ये ऊपरी हिस्सा देखने को मिल रहा है आप लोगों को, एकदम पेना, एकदम शार्प हो रहा है, एकदम शार्प। इसे आप लोग क्या कह देते हो, इसे आप इंग्लिश में कह दोगे पीक, इसे हिंदी में क्या कह देंगे, चोटी कह देंगे। इसे ही हम लोग क्या कह देंगे, शिखर कह देंगे। इसे ही हम लोग क्या कह देंगे, बिंदु कह देंगे। कई जगह बोलते हैं बिंदु, ठीक है, इसे ही हम लोगों ने क्या कहा, बिंदु कह दिया। तो एक ही पर्वत के मनुष्य ने इतने सारे नाम रख दिए, मतलब इतनी सारी उसमें विशेषताएं खोज ली हैं, सब मनुष्य की देन है। एक बार फिर से देखिए, इस तरीके की आकृति दिखी तो क्या कहा आप लोगों ने, पर्वत या पहाड़ कहा। इस तरीके से नीचे की तरफ उतर रही है तो उसे ढाल अथवा ढलान कहा। दो पर्वतों को आपस में जोड़ने वाला जो क्षेत्र हो रहा है, इस तरीके से कटोरोनुमा आकृति जो बन रही, इसे घाट, घाटी या वैली कहा। यही कहा हम लोगों ने। इसका जो एकदम शार्प जो कोण देखने को मिल रहा है उसे पीक कह दिया इंग्लिश में, आपने चोटी, शिखर, बिंदु कह दिया, यही कहा। देखिए कई बार हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, इस तरीके से पर्वत जो है ये ऐसे आगे की तरफ बढ़ता ही चला जाता है, तो इसे हम लोग क्या कह देते हैं, इसे हम लोग कह देते हैं पर्वतों की एक श्रृंखला। श्रृंखला में जमे हुए हैं, इसलिए इसको हम लोगों ने क्या कह दिया, पर्वत श्रृंखला। पर्वतमाला कह दिया, माला की भी तो श्रृंखला होती है, इसे पर्वतमाला कह दिया, इसे पर्वत श्रृंखला कह दिया। इसे ही अंग्रेजी में क्या कह दिया, इंग्लिश में क्या कह दिया, माउंटेन रेंज कह दिया। देखिए यहां पर क्या कह दिया, माउंटेन रेंज कह दिया। बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं ये माउंटेन रेंज हो गई। अब ये माउंटेन रेंज हो गई, इसको भी कुछ विशेष नाम दिया जाए। क्या नाम दे दिया जाए, इसे हिमालय नाम दिया जाए, इसे अरावली नाम दिया जाए, इसे आल्प्स नाम दिया जाए, इसे एंडीज नाम दिया जाए। क्या नाम दिया जाए, इसे सह्याद्री नाम दिया जाए। मनुष्य की पहचान, उसको एक विशेष पहचान देनी है जो उसे किसी अन्य पर्वतमाला से एक अलग जो है पहचान उपलब्ध कराए, तो इसे एक अलग नाम दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर यहां पर इसे नाम क्या दे दिया, इसे नाम दे दिया है हिमालय पर्वत श्रृंखला, यानी हिमालय माउंटेन रेंज। हिमालय नाम की एक पर्वत श्रृंखला नाम दे दिया। अब क्या करना है, तो हर पर्वत को विशेष पहचान के लिए अलग अलग नाम दे दो। इसको हम लोगों ने नाम दे दिया गॉडविन ऑस्टिन, इसको नाम दे दिया नंदा देवी, इसको नाम दे दिया चागोरी पर्वत, इसको नाम दे दिया कंचनजंगा, इसे नाम दे दिया नंगा पर्वत, इसे नाम दे दिया धौलागिरी, इसे नाम क्या दे दिया, इसे नाम दे दिया उदाहरण के तौर पर माउंट एवरेस्ट, इसे नाम दे दिया माउंट एवरेस्ट। अब एग्जामिनर क्या पूछता है क्वेश्चन में आप लोगों से, हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ। अब आप देखोगे यहां से यहां तक देखना चालू करा, 1 2 3 4 अलग अलग प्रकार के पर्वत हो गए। कौन सा पर्वत सबसे ऊंचा दिखाई दे रहा है, आप लोगों ने देखा है 7 नंबर का पर्वत सबसे ऊंचा हो रहा है। इसको क्या विशेष पहचान दी, इसे नाम दिया है आप लोगों ने माउंट एवरेस्ट। तो क्या कहा, हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या हो रहा है, माउंट एवरेस्ट हो रहा है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर, सर्वोच्च पता है ना, सर्व मतलब ये सब, इन सब में सबसे उच्च शिखर कौन सा हो रहा है, तो हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर हो रहा है माउंट एवरेस्ट। ये चीज हो गई। अब ये माउंट एवरेस्ट जो है सबसे पहले देखिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है ये विश्व की मैंने तीसरी लंबी पर्वत श्रृंखला बताई, जो कि कई सारे देशों से गुजरती है, 7 देशों से गुजरती है। तो 7 देशों में इसकी स्पेसिफिक अगर कोई सी लोकेशन आई है
7 देश, अलग अलग देश हो गए भाई। कौन कौन से? ये अफगानिस्तान से भी गुजरती है, ये पाकिस्तान से भी गुजरती है, इसके अतिरिक्त ये भारत से भी गुजरती है, चाइना से भी गुजरती है, इसके अतिरिक्त ये नेपाल से भी गुजरती है, भूटान से भी गुजरती है, म्यांमार से भी गुजरती है। अब एग्जामिनर प्रश्न क्या पूछ लेगा आप लोगों से? एक अलग प्रकार का, माउंट एवरेस्ट पर्वत ये कौन से देश में स्थित है? कई बार ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ओवरऑल जो देखा हम लोगों ने, सबसे पहले क्या देख लिया कि पर्वत का क्या मतलब होता है, पर्वत से संबंधित जितनी भी टर्म्स होती हैं, जितनी भी शब्दावलियां होती हैं, पर्वत श्रृंखला संबंधित जितनी चीजें होती, हर एक चीज को हम लोगों ने देख लिया। तो सबसे पहले हम लोगों ने कंप्लीट क्या करा है? पर्वत। आ रही बात समझ में? दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है पठार। लेकिन पठार से पहले मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा मैदान, जिससे आप लोग क्रमबद्ध तरीके से हर एक चीज को देखते चले। मैदान, मैदान शब्द, प्लेन शब्द जो है आप लोगों ने सुना है। प्लेन शब्द एक बार हो सकता है ना सुना हो आप लोगों ने। प्लेन में आप लोगों को हवाई जहाज वाला प्लेन नहीं मैं बोल रहा हूं, प्लेन वाला मतलब यहां पर समतल की बात कर रहा हूं। मैदान आप लोगों ने कहां सुना होगा? खेल का मैदान, ये आप लोगों ने बिल्कुल सुना होगा, जिसे हम लोग स्टेडियम वगैरह बोलते हैं। खेल का मैदान, क्रिकेट का मैदान। मैदान मतलब क्या होता है? समतल भूमि होती है, एकदम समतल भूमि होती है। अब मैदान का मतलब होती है एकदम समतल भूमि। कभी भी ऐसा मैदान नहीं होगा, नहीं तो यहाँ पर जो है मान लो कि कोई भी क्रिकेटर है, उसने गेंद बारी इस तरीके से एक शॉट मारा, तो ये तो ढलान के कारण ही इस तरीके से चले जाएगी। जो भी फील्ड होगी वो चौका छक्का, चौका ही लगेगा, छक्का तो खैर बोलेंगे नहीं, लेकिन बाउंड्री तक तो चली जाएगी, चौका हो जाएगा उसका। इसलिए मैदान कैसा होना चाहिए? पूरे तरीके से समतल, ये भी ध्यान रखना है। तो मैदान कैसा हो गया? पूरी तरीके से समतल। मैदान में हम लोगों को किसी प्रकार से कोई नाम वगैरह नहीं रखना होता है। मैदान मतलब हम लोगों ने बोला भूमि का एकदम समतल भाग रहेगा, उसे मैदान। अब ये देखिए, ये भी भूमि का ही भाग है, ये सब भूमि के भाग थे, लेकिन मनुष्य ने नाम रखे हैं, इसको बोल दिया मैदान। 2 चीजें मैंने आप लोगों को बोल दी, एक बताया पर्वत और एक बताया मैदान। इनके बीच में होता है पठार, और वास्तविकता में बीच में ही होता है। किस तरीके से मैं बताता हूं। अब देखिए, भूमि का ऐसा भाग जो कि पर्वतों की तुलना में निचला हो, जबकि मैदानों की तुलना में उठा हुआ हो। मान लीजिए ये मैदान है, इसको क्या बोल दिया? अगर ऐसा सीधा होता तो मैदान होता, और ये अगर ऐसा कोण नुमा बना देता तो ये क्या होता? ये होता पर्वत। तो देखिए क्या बोला मैंने, मान लीजिए जो पर्वतों की तुलना में दबा हुआ हो, लेकिन मैदानों की तुलना में ऊंचा उठा हुआ हो, ऐसी उबड़ खाबड़ भूमि, शब्द क्या लगा है? उबड़ खाबड़ भूमि को क्या कहा जाता है? पठार कहा जाता है। आप समझ चुके होंगे आप लोग। क्या कहा मैंने? आप लोगों को मैंने बताया पठार किसे कहा जा रहा है, तो मैदानों से उठी हुई जबकि पर्वतों से दबी हुई भूमि को पठार के रूप में जाना जाता है। तो 3 शब्द आप लोगों ने जान लिए, पर्वत, पठार और मैदान। अब देखिए, तीनों शब्द आप लोगों ने जान लिए। अब मैं बता रहा हूं भारत के संदर्भ में कि भारत में ये तीनों ही चीजों का संयोग किस तरह से हम लोगों को देखने को मिलता है, और भौगोलिक रूप से हम लोग किस तरीके से इनको बांटते हैं, वर्गीकृत करते हैं, वो भी आप देखते चलिए। जैसे देखिए, सबसे पहले तो 3 टर्म्स में आप लोगों को बता दूं। हिमालय का कौन सा क्षेत्र है? पर्वतीय क्षेत्र है। फिर गंगा का कौन सा क्षेत्र है? गंगा का मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, यहां पर बताया गंगा का मैदानी क्षेत्र है। और प्रायद्वीपी क्या है? पठारी क्षेत्र है। एक एक कर कर बताते चलता हूं, अब देखते चलिए। जब हिमालय पर्वत श्रृंखला बताऊंगा तब आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा कि आखिरकार हिमालय पर्वत श्रृंखला हम लोगों को कौन कौन से देशों में देखने को मिली, क्या क्या उसकी विशेषता है। जब हम लोग पर्टिकुलर उसी टॉपिक पर आएंगे तो उससे संबंधित हर विशेषता बताऊंगा। अभी केवल भारत के संदर्भ में देखते चलिए कि वर्गीकरण किस तरीके से हुआ है। ये भारत का सबसे पहला मानचित्र कौन से? ये जो बॉर्डर मैंने बनाकर रखी हैं, ये है भारत के पॉलिटिकल मैप की, मतलब राजनीतिक मानचित्र की बॉर्डर बनाकर रखी हैं। ठीक है, अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, अब यहां पर इस राजनीतिक मानचित्र में भौगोलिक मानचित्र जो हो रहा है, भौतिक मानचित्र, उसको फिट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए, हम लोग देखेंगे क्या, हमें देखने को मिलेगा हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र। कहां देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है कुछ इस तरीके से, ऐसे यहां पर ये आ जाता है। ठीक है, अब यहां पर मैं पड़ोसी कंट्रीज जो हैं उन्हें नहीं कवर कर रहा हूं। उन्हें कवर करने के लिए केवल ये कर दे रहा हूं मैं कि दूसरे कलर का उपयोग कर ले रहा हूं, ताकि आप ये भी समझ सके कि दूसरी कंट्रीज हो रही हैं और यहां पता चल जाए कि भाई आखिर हिमालय पर्वत श्रृंखला है कहां तक। ये हो गई हिमालय पर्वत श्रृंखला। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें, भारत में हमें हिमालय पर्वत श्रृंखला कैसी देखने को मिल रही है, कितनी देखने को मिल रही है, तो ये हो गया, ये क्षेत्र हो गया,
ये क्षेत्र हो गया कुछ इस तरीके से, ये यहाँ पर ये ऐसी, ये हमें क्या देखने को मिल रही है, भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला देखने को मिल रही है। तो इस क्षेत्र को हमने क्या कहा है, हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र भारत के संदर्भ में। ये भारत का ऐसा क्षेत्र है जहां पर हिमालय बसा हुआ हमें दिखाई देता है। तो सबसे पहला हुआ हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा बोला प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र। सबसे पहला शब्द आया है प्रायद्वीपीय, जिसे हम लोग कहते हैं पेनिनसुलर। हम लोगों ने देखा था प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुलर इंडिया। कैसा भाग, तो यहां पर मैं आप लोगों को बताऊं, इस तरीके से हम लोगों ने बेटा एक सीमा निकाली थी। ये सीमा एक ऐसी हुई थी और एक सीमा कुछ इस तरह से ऐसे लाए थे, ठीक। उसके बाद में नीचे हमें क्या देखने को मिला था, नीचे हमें जल देखने को मिला था, पानी देखने को मिला था। चलिए, अब मैंने प्रायद्वीप का मतलब क्या बताया था, प्रायद्वीप का मतलब बताने के लिए मैंने एक रेखा ली थी और यूं खींचकर जो है इसको ऐसी मिला दी थी और प्रायद्वीप का मतलब बताया था। किसी भी देश की मुख्य भूमि, ये मुख्य भूमि है, किसी भी देश की मुख्य भूमि का ऐसा भाग जो तीन ओर से जल से घिरा हो, तीन ओर से जल से घिरा हो, एक और, दूसरी ओर और तीसरी ओर। किसी भी देश की मुख्य भूमि, किसी भी देश की मुख्य भूमि का ऐसा भाग जो तीन ओर से जल से घिरा हो, क्या कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है। तो इसे हम लोगों ने क्या कहा है, ये भारत का प्रायद्वीप कहलाता है। इसे हम लोग प्रायद्वीपी भारत भी बोलते हैं। लेकिन यह प्रायद्वीपी भारत जो है किस रूप में है, यह है पठार के रूप में, इसलिए इसको हम लोगों ने क्या कहा है, प्रायद्वीपी पठारी क्षेत्र। देखिए ऐसे क्या कहा, प्रायद्वीपी पठारी क्षेत्र। प्रायद्वीप का मतलब मैं आप लोगों को पिछले वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं, आप लोग उसमें देखेंगे तो अच्छे से और आपको समझ में आ जाएगा। प्रायद्वीपी पठारी भूमि मतलब, पठार मतलब समझ में आ रहा है, मैदान से उठी हुई, पर्वत से नीचे दबी हुई उबड़ खाबड़ भूमि पठार कहलाती है। भारत आधार पर देखा जाए बड़े रूप में तो पठार किस तरीके से कहलाता है, कहां देखने को मिल रहा है हमें पठार, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं हाईलाइट कर कर। कुछ इस तरह से ये पठार नुमा आकृति यहां मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को। ये कुछ इस तरह से ऐसी देखने को मिलती है, ये पठारी आकृति हो रही है भारत की, ठीक। इसको इस तरीके से ऐसा थोड़ा सा अलग हम लोग बना देते हैं जिससे और अच्छे से समझ में आ जाए। इसको हम लोगों ने क्या कह दिया है, प्रायद्वीपी पठारी भूमि। उसके बाद चलो लिख भी दूं मैं इसे यहां पर, ये हो गया प्रायद्वीपी पठारी क्षेत्र। इसे इंग्लिश में क्या कह देंगे, इसे हम लोग कह देंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू एरिया या पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन के रूप में इसे हम लोग जान सकते हैं। फिर तीसरा हम लोगों को देखने को मिलता है गंगा का मैदानी क्षेत्र। गंगा का मैदानी ही क्यों बोला है, कई जगह गंगा ब्रह्मपुत्र मिल जाएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदानी क्षेत्र, उसके बारे में मैं बताता हूं। एक नदी हमें देखने को मिलती है गंगा के रूप में, जो पर्वतों से उतर कर आती है और मैदान में, मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये ऐसा एक हिमालय का पर्वत है, तो और ये पर्वत से जुड़ा हुआ है, ये मैदान देखने को मिल रहा है। तो जो नदी रहती है, नदी किस तरीके से आती है, गंगा नदी कैसे आती है, ग्लेशियर पिघलते हैं, इस तरीके से पर्वत से उतरती हैं और फिर मैदान में आकर इस तरीके से ऐसे प्रवाहित होती है। यहाँ से उतरती है तो बहुत स्पीड रहती है। उत्तराखंड से, उत्तराखंड वाला क्षेत्र हो गया, उत्तराखंड हम लोग देखते हैं ना, गंगोत्री गोमुख हो गया, वहाँ से नदी का जन्म होता है, नीचे उतरते आती तो बहुत तेज फ्लो रहता है। फिर हरिद्वार ऋषिकेश के बाद में मैदान की शुरुआत होती है, तो मैदान में वहाँ से प्रवेश होता है। फिर पहले की तुलना में गति कुछ धीरे पड़ती है, तो धीरे कहाँ पर पड़ रही, मैदान में। अरे भाई इस तरीके से हम लोग भी गाड़ी उतारेंगे स्लोप से तो बहुत तेज उतरेगी, लेकिन जब हम लोग आ जाएंगे रोड पर जो समतल होगी तो वहां पर स्पीड धीरे धीरे कम हो जाएगी। सेम नदी का है। तो गंगा नदी ऊपर से उतरती हैं, तो कहां से उतर रही, हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र से, और मैदान में आकर गति जो है वो मध्यम हो रही है। मैदान में कौन सी नदी बह रही है, तो मैदान में देख रहे हैं गंगा नदी बह रही है प्रमुख रूप से, और अन्य नदियां भी आकर गंगा में ही पानी मिला रही हैं, तो वो गंगा का पूरा अपवाह तंत्र बन जाता है। ऐसे ये गंगा नदी यहाँ से आती हैं और यहाँ से हम लोगों को एक नदी आती हुई दिखती है ब्रह्मपुत्र, तो ये एक मैदानी क्षेत्र बनता है, ये ब्रह्मपुत्र का मैदान कहलाता है, ये गंगा का मैदान कहलाता है, ठीक है। तो बड़े तौर पर अगर हम लोग बात करें, बड़े तौर पर हमें क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बड़े तौर पर हमें
गंगा का मैदानी क्षेत्र देखने को मिलता है। कौन सा क्षेत्र है? वो क्षेत्र होता है कुछ ये इन दोनों के बीच वाला क्षेत्र। इसको मैं कुछ इस तरह से ऐसे बता दे रहा हूँ, है ना। ग्रीन कलर का उपयोग इसलिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ क्योंकि गंगा नदी बहुत पवित्र नदी है और दूसरी चीज ये हो जाती है कि बहुत उपजाऊ क्षेत्र है ये, इसलिए इसे गंगा का मैदानी। लेकिन आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर मैं ब्रह्मपुत्र का भी मैदानी क्षेत्र बता दे रहा हूँ आप लोगों को। इसे हम लोगों ने क्या कह दिया? गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदानी क्षेत्र। संयुक्त रूप से आप ऐसे पढ़ सकते हो। तो यहां लिख दे रहा हूं मैं, आप इसको याद रख लोगे, प्लेन्स ऑफ गंगास एंड ब्रह्मपुत्र। गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान या मैदानी क्षेत्र, ऐसे आप लोग इसे पढ़ सकते हो। ठीक है, एक आप लोगों को इस तरह से ये इंडिया वाला हिस्सा जो है देखा। अभी मैं आप लोगों को असल मानचित्र में जो पृथ्वी पर कुछ इस तरह से इसमें दिखाई देता है, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा बढ़िया तरीके से। ठीक है, ये चीज देखने को मिल गया। फिर भारत की कुछ एक गतिविधियां, भौगोलिक गतिविधियां या जलवायु भारत की कई जगह पर बहुत विपरीत है, जिससे हमें क्या देखने को मिलता है? विपरीत है। इस कारण हम लोगों को देखने को मिलता है वहां की जो भूमि है वो मरुस्थल का रूप ले चुकी है, वो वहां की जो मिट्टी है वो रेत में परिवर्तित हो चुकी है, और जिस क्षेत्र में मिट्टी रेत के रूप में हम लोगों को दिखाई दे वहां तो हम लोग मरुस्थल कहते हैं, वहां हम लोग डेजर्ट बोलते हैं। तो भारत का एक ऐसा क्षेत्र भी है, आप लोग जानते हैं, भारत का उत्तर पश्चिम क्षेत्र। देखिए उत्तर पश्चिम हो रहा है या पश्चिमोत्तर बोल सकते हैं, इसे बोलते हैं थार की मरुभूमि या थार का मरुस्थली क्षेत्र। थार का मरुस्थली क्षेत्र किस तरीके से हम लोगों को दिखाई देता है? वो दिखाई देता है कुछ इस तरह से, ये हो रहा है थार का मरुस्थली क्षेत्र। अब देखिए यहां मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, अगर हम लोग देखें तो ये मरुस्थल हो गए, नदियां हो गई, पर्वत श्रृंखला हो गई, ये दूसरे पड़ोसी देशों में भी हैं, और बिल्कुल हम लोग देखेंगे जब मैं पढ़ाऊंगा तब आप लोगों को वहां पर इनके बारे में अच्छे तरीके से परिचित भी करा दूंगा। लेकिन अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? केवल भारत का भौतिक क्षेत्र, इसलिए केवल अभी मैं आप लोगों को इंडिया के उसमें बता रहा हूं, लेकिन अभी जब मूल मानचित्र में आऊंगा तब आप लोगों को देखने को मिलेगा। तीन मोटे तौर पर चीजें तो देख ली हम लोगों ने, देख लीजिए। जिसमें पहला क्या बताया मैंने आप लोगों को इसमें पहला बता दिया है हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र। पहला क्या बताया मैंने आप लोगों को? हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र। सबसे पहला आप लोगों ने इस चीज को देखा। दूसरा क्या देखा आप लोगों ने? गंगा का मैदानी क्षेत्र, ये देखा। और तीसरा देखा प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र। ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है भौतिक मानचित्र। और प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो भौतिक मानचित्र और राजनीतिक मानचित्र यानी पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है, उसके बाद आप लोगों से पूछा जाता है। उदाहरण के तौर पर गंगा नदी की लंबाई कितनी है? ये कैसा प्रश्न हो गया? गंगा नदी की लंबाई एकदम सामान्य सा प्रश्न हो गया कि भैया यहां से स्टार्टिंग हुई है तो उसके बाद में गंगा नदी आकर यहां पर मिल गई है। 2525 किलोमीटर हम लोग बोल सकते हैं, इंडिया में 2071 किलोमीटर। लेकिन उत्तर प्रदेश में गंगा की लंबाई कितनी है? तो उत्तर प्रदेश शब्द आ गया, मतलब राजनीतिक मानचित्र डल चुका है यहां पर। आप इस चीज को देखिए, थार का मरुस्थल का विस्तार सबसे ज्यादा कहां पर है? थार का मरुस्थल तो देखने को मिल रहा है, लेकिन विस्तार सबसे ज्यादा कौन से राज्य में है? इसका मतलब समझ रहे, थार का मरुस्थल हो गया भौतिक मानचित्र, और किस राज्य में सबसे ज्यादा है? तो ये हो गया राजनीतिक मानचित्र, क्योंकि राजस्थान भाग प्रकृति का नहीं है, राजस्थान भाग काहे का हो रहा है? तो राजनीतिक व्यवस्था का हो रहा है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश वाली व्यवस्था राजनीतिक मानचित्र पर उपलब्ध कराई गई है। तो ये ध्यान रखिए, इस तरीके से प्रश्न देखने को मिलते हैं। पहले अगर हम लोग देखें तो हमें क्या देखने को मिल रहा है? भारत में भौतिक वर्गीकरण करें तो हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदानी क्षेत्र, तीसरा हो गया प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र। उसके बाद में हमें छोटे छोटे उपविभाग देखने को मिल सकते हैं। जैसे सर आपने थार का मरुस्थल बता दिया है, तो भैया थार का मरुस्थल भी है तो भूमि पर ही है, कहीं पर मैदान के रूप में होगा, कहीं पर पठार की भूमि के रूप में होगा, भाग तो कहीं ना कहीं वही है। अरे रेत का बोल रहा हूं मैं, रेत हो सकता है मैदान के ऊपर हो सकता है पठार के ऊपर हो, है तो रेत भी किसी भूमि पर। तो तीन रूप ही है, फिर उसके बाद में ऐसे अलग अलग भागों में और बांट देते हैं। जैसे यहां पर हम लोगों ने देख लिया, मैंने आपको बता दिया, जैसे उपविभाग बोल सकते हैं मोटे तौर पर। तो ये हम लोगों ने देख लिया थार की मरुभूमि। एक चीज और हम लोग देखते हैं, क्या मैंने आप लोगों को बताया था भारत में पश्चिम की तरफ का जो समुद्री क्षेत्र रहता है, इस समुद्री क्षेत्र को हम लोग अरेबियन सी या अरब सागर के रूप में जानते हैं।
जबकि पूर्व का जो क्षेत्र रहता है इसे हम लोग बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी के रूप में जानते हैं। दो चीज हो गई, पूर्व का तरफ बंगाल की खाड़ी और इस तरफ देखने को मिलता है हमें अरब सागर। और इनसे लगा हुआ जो भारत का मुख्य भूमि का क्षेत्र है इसे हम लोगों ने अलग अलग भागों में बांटा था। जैसे देखिए, इसके लिए मैंने क्या करा था, इसके लिए इस तरीके से मैं एक लाइन लेकर आया था और इस लाइन को मैंने एकदम ऐसा सेंटर में लगाया था, इस तरीके से ऐसे एकदम केंद्र में लगाया था। इसने दो दिशाओं में बांट दिया था भारत को, ये पश्चिम हो गया था, ये पूरब हो गया था। पूरब की तरफ क्या हो गई, बंगाल की खाड़ी, और इस तरफ ये देखने को मिल रहा है ये क्या हो रहा है, घाट हो रहा है। इसे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा किस तरीके से। मान लीजिए इस तरीके से ऐसी है कि नदी बह रही है, नदी बह रही है, तो हम लोग जब आते हैं नदी में, तो आप लोगों ने देखा होगा नदी में हम लोग इस तरीके से ऐसे जब नदी के निकट पहुंचते हैं तो धीरे धीरे स्लोप की शुरुआत हो जाती है। अरे इसको ऐसे समझ सकते हो, आपको एक नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोगों को बता देता हूं। इस तरह से भूमि ऐसी ही होती है, पानी भी है तो पानी कहीं ना कहीं तो है, पानी स्थित तो है ना भूमि के ऊपर। तो ये मान लीजिए कि ये नदी है, ये देखिए। अब जैसे मान लीजिए आप नदी के अंदर आप आना शुरू हुए इस तरीके से धीरे धीरे, तो धीरे धीरे गहराई बढ़ती है, ये आपको पता है ना, धीरे धीरे कि एकदम पैर रखते ही डूब जाते हो, ऐसा तो होता नहीं है, धीरे धीरे गहराई बढ़ रही है। तो धीरे धीरे गहराई बढ़ रही मतलब ये क्या है, यहाँ पर स्लोप है, इस तरीके से यहाँ पर ढलान देखने को मिल रहा है। नदी में सेम कंडीशन ये क्या समुद्र में भी देखने को मिलती है, समुद्र में ढलान देखने को मिलता है, धीरे धीरे ढलान की ढाल की शुरुआत होती है। तो वो ढाल को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है घाटी। अभी आप लोगों को मैंने बताया था इस तरीके से ढाल ये क्या कहलाता है, एक समय के बाद में घाटी क्षेत्र कहलाता है, ढलान कहलाता है, इसे हम लोग कह रहे हैं घाटी क्षेत्र। हम लोग बोलते तो हैं घाट, नदी के घाट पर बैठे हुए हैं, नदी के इस घाट पर नहा रहे हैं हम लोग, तो वो घाटी क्षेत्र हो रहा है। वैसे ही हम लोग देखिए इसे घाट कहते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें, इसको केंद्र मान ले, तो यहां हो गया पूरब दिशा और यहां हो गई पश्चिम दिशा। पूरब दिशा में बंगाल की खाड़ी आ रही है और पश्चिम दिशा में अरब सागर हो रहा है। तो इनको हम लोग बांटते इसी तरीके से, हम लोग क्या कह देते हैं, पूर्वी घाट, और इस तरफ कह देते हैं हम लोग पश्चिमी घाट। भारत का ऐसा मुख्य भूमि का ऐसा क्षेत्र जो बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इस क्षेत्र को कहते हैं हम लोग पूर्वी घाट। देखिए इसे मैं अलग से हाईलाइट कर दे रहा हूं, ये वाला जो क्षेत्र कहलाता है इसे हम लोग क्या कह देते हैं, इसे हम लोग कह देते हैं पूर्वी घाट। ये यहां तक आ गया कुछ इस तरीके से, ऐसा, ठीक है, इसे हम लोग क्या कह देते हैं, पूर्वी घाट। ये घाटी क्षेत्र है। और ऐसा क्षेत्र जो अरब सागर से लगा हुआ है, ये हो गया कुछ इस तरीके से ऐसा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं पश्चिमी घाट। ठीक है, तो ये इसे हम लोगों ने पश्चिमी घाट के रूप में जाना है। फिर मूल रूप से वर्गीकरण हम लोगों को भारत का यही देखने को मिलता है। फिर आप हो सकता है किसी राज्य के निवासी हों, जैसे आप हो सकता है उत्तर प्रदेश के निवासी हों, आप हो सकता है मध्य प्रदेश के निवासी हों, कर्नाटक के निवासी हों। हम लोग क्या करते हैं, हर चीज़ को वर्गीकृत करते जाते हैं जब बहुत ज़्यादा जूम करते जाते हैं। उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश एक राज्य हो गया, तो जम्मू कश्मीर वाले के लिए मध्य प्रदेश के बारे में, वो मध्य प्रदेश राज्य की नक्शे के बारे में जानेगा, वो मध्य प्रदेश की हर राजनीतिक व्यवस्था को नहीं जानेगा कि मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं, 10 संभाग हैं, ऐसी व्यवस्था बढ़ती है। जैसे देखिए, सबसे पहले आप देश में आए, जैसे यहाँ पर मैं लिखकर बताऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि जब डीप में जाते जाते हैं तो कैसे होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग सबसे पहले देश में आए, देश के बाद में नाना प्रकार के राज्यों में आए, फिर ये राज्य हो गया, फिर ये राज्य हो गया, फिर आप राज्य में हो गए तो आप किसी संभाग में हैं, फिर आप संभाग में हैं तो आप फिर किसी जिले में हैं, फिर आप किसी जिले में हैं तो आप फिर किस में हैं, किसी तहसील में हैं। ऐसी व्यवस्था देख रहे हैं आप, क्या करते जा रहे हैं, डीप होते चले जा रहे हैं, मतलब मैप को बहुत ज़्यादा जूम करते चले जा रहे हैं। इंडिया के मैप को देखा और ज़्यादा जूम करा तो किसी स्टेट में, राज्य में और ज़्यादा जूम करा तो किसी संभाग में पहुंचे और जूम करा तो किसी जिले में पहुंचे और जूम करा तो किसी तहसील में पहुंचे। ऐसा हो रहा है ना। ठीक इसी प्रकार से इनका वर्गीकरण होता है। जैसे मान लीजिए कि मध्य प्रदेश के निवासी हैं, इसको और जूम करा दक्कन के पठार को, तो अलग अलग व्यवस्थाओं में यहीं आपको मालवा का पठार देखने को मिलेगा, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी देखने को मिलेगी, है ना। आप लोगों को छत्तीसगढ़ का पठार, आप लोगों को बघेलखंड का पठार, ये सब देखने को मिलेगा। ये सब
ये अलग अलग जो है हम लोगों ने इसके उपविभाग कर दिए हैं। ये वही व्यवस्था हो रही कि आप और जूम करते चले जा रहे हैं तो स्थानीय आधार पर भी उनका नामांकन हो जाता है। तो ठीक इसी तरह से हम लोग देखते हैं। अब इसमें पढ़ने में भौतिक विशेषताओं में आप बहुत सारी विशेषता निकाल सकते हो, लेकिन मूल तौर पर इंडिया को इसी तरीके से क्लासिफाइड करा जाता है। अभी जब हम लोग देखेंगे, मान लीजिए थार की मरुभूमि है तो वहां पर मैं अरावली श्रृंखला भी बताऊंगा। मध्य प्रदेश से शुरुआत हो रही है, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, दक्षिण में हमें दक्षिण भारत देखने को मिल रहा है तो वो देखेंगे। सह्याद्री पर्वतमाला हो रही, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला, नाना प्रकार की चीजें हम लोगों को देखने को मिलती हैं। हर एक चीज का, हर छोटी से छोटी चीज का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तो यहां मैंने आप लोगों को जैसे ये बता दिया है। अब देखिए, जैसे अगर इसे मूल मानचित्र में देखते हैं तो जो असल हम लोगों को प्रकृति की देन है वो किस तरीके से हम लोगों को दिखाई देती है, अगर उसके बारे में चर्चा करें तो देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताकर रखा है, ये कुछ इस तरह से ऐसा दिखाई देता है जो मैंने आप लोगों को बताकर रखा है। क्या चीज हो रही है यहाँ पर? सबसे पहले मैंने आप लोगों को ये बताकर रखी है, ये वाली पर्वत श्रृंखला, इसे हिमालयी पर्वत श्रृंखला कह रहे हैं कुछ इस तरीके से। ये हिमालयी पर्वत श्रृंखला हो गई। फिर पठारी भूमि की बात करें तो ये देखिए, थोड़ा सा आप लोगों को अलग कलर देखने को मिल रहा होगा। ये वाली भूमि को हम लोगों ने पठार कह दिया है। ये मरुभूमि हो गई। ये देखिए, कुछ अलग ही कलर में आप लोगों को प्रदर्शित हो रही है। इससे मरुभूमि को क्या कह दिया हम लोगों ने? थार का मरुस्थल। आप लोगों को ग्रीन कलर दिख रहा है यहाँ पर, ये ग्रीन हो गया यहाँ, और यहाँ पर ये ग्रीन कलर हो गया। इसे क्या कह दिया? इसे हम लोगों ने कह दिया गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदानी क्षेत्र। फिर हम लोगों को देखने को मिला पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, कुछ इस तरीके से। एक क्षेत्र ये हो गया है, एक क्षेत्र ये हो गया, हरे भरे क्षेत्र हैं, ये देखने को मिल गया। इनसे लगे हुए हमें समुद्री क्षेत्र देखने को मिल गए। तो मोटे तौर पर अभी मैंने आप लोगों को भारत का भौतिक विभाजन का थोड़ा सा जो है एक आप लोगों को कह सकते हैं कि केवल सामान्य सा परिचय मात्र कराया है कि किस तरह से हम लोगों ने 3 भागों में वर्गीकृत करा है। इसके बाद में अब हम लोग एक एक कर चलते चलेंगे और सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो उसके लिए मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा। आशा करता हूं सारी जानकारी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आई है। हर चीज़ बार बार मैं आप लोगों को ही कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं बढ़िया तरीके से तो बढ़िया तरीके वाले आप लोग नोट्स बनाते चलिए। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए यही हो रहा है। जितना ज़्यादा आप लोग अच्छे तरीके से नोट्स बनाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि जब भी आप लोग वीडियो को देखें तो आप किया क्या कीजिए कि सबसे पहले एक बार वीडियो को देख लिया कीजिए एकदम शांतिपूर्ण तरीके से। जब आप लोगों के पास में समय हो, भले आप लोगों के पास में रात में समय हो, आप उस समय देखिए, ईयरफोन लगाकर देख लीजिए शांतिपूर्ण तरीके से। उसके बाद में आप लोग फिर उसके बाद में नोट्स बनाएंगे तो आप लोगों का एक बार रिवीजन भी होते चलेगा। साथ साथ वीडियो रोकोगे, लिखते जाओगे, फिर वीडियो रोकोगे, फिर लिखोगे, कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, तो एक बार पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में आप लोग जो है उसके बढ़िया से नोट्स बनाइए। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।